यूजुअली पीपल गो डाउन दैट रूट जिसमें वो एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाते हैं। दे थिंक कि इसमें ना उन्हें बहुत ज़्यादा परफेक्शन हासिल करके फिर उनको कोई चीज़ सामने लेके आनी है, जिसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ कभी मार्ज वजूद में आ ही नहीं सकती। आइडिया इज़ नथिंग, एग्जीक्यूशन इज़ एवरीथिंग। इतनी वो टीथिंग प्रॉब्लम है उनके लिए कि अगर उनकी ज़िंदगी से आप उसको रिजॉल्व कर दें तो आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। दैट्स द नीड, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ बनाना है। तो वो जो बनाना है वो प्रोडक्ट है। सो द मेन फोकस शुड बी कि क्या इस चीज़ की डिमांड भी है या नहीं है। ऑर्डर्स आने लग जाए ना, दैट मीन्स कि यस इट्स वर्किंग। तो हमें तो गेज करना था ना कि लोग डाउनलोड भी करेंगे हमारी ऐप को या नहीं, वो हमें समझ आ गई, ये तो गेम ऑन है। यू स्टार्ट विद अ स्केलेटन मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, इटरेटिवली इंक्रीमेंटली उसको इम्प्रूव करते चले जाएं और रिलीजेस फास्ट निकालते चले जाएं, और आफ्टर फ्यू मंथ्स यू विल सी कि इट्स अमेजिंग। आप हैरान होंगे, यार ये 3 महीने पहले क्या चीज़ थी जो हमने, आप हंसेंगे अपने किसी प्रोडक्ट पर। अगर आपको हंसी ना आए तो इसमें मतलब क्या है, यू आर नॉट मेकिंग गुड देखा हुआ प्रोग्रेस। है कि जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते थे तो उसका बिल्कुल अर्ली वर्जन होता था, लेकिन सेल्स टीम जो है ना वो हमेशा चिल्लाती थी कि यार ये क्या तुमने बना दिया, इसमें कोई फीचर ही नहीं है, कस्टमर को ये फीचर चाहिए वो चाहिए। इसी से स्टार्ट लेना पड़ता है ना, क्योंकि वरना तो आप स्टार्ट ही ना लें। अगर आप यही सोचते रहें कि यार मैंने फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तभी जब मेरे पास ये तमाम फीचर्स होंगे, तो फिर वो कभी नहीं वो होती। तो आप ऑब्सेशन तो था कि कोई ऐसी चीज लॉन्च की जाए कि लोग जब देखें तो लोग कहें कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। प्रॉब्ली वो गलत ऑब्सेशन था। उसको कहते हैं ना, इंटरनेट पे जो गेम है वो कंज्यूमर जर्नी का है। अगर कंज्यूमर जर्नी के आप मास्टर हो जाते हैं, आपने जीत लिया गेम। 70% जो आते थे पैसे वो रिमोट जगहों से आते थे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम होगा। लेकिन जो पाकिस्तान के रिमोट सिटीज थे ना, क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं इंफॉर्मेशन का, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं, तो वो वहां से सब आते और ये भी 2008 का ज़माना है ना, उस वक्त तो इंटरनेट भी इतना सक्सेसफुल नहीं था, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था पाकिस्तान में इतने फास्ट इंटरनेट का। और उस वक्त भी अगर आपको सिंध के किसी दूर दराज के इलाके से आपको कोई बंदा एक्सेस कर रहा है और पे कर रहा है, आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट इटसेल्फ। तो 14-15 में हमें आइडिया हो रहा था कि बस अब ये मार्केट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग भर जाएगी। आपका पेन पॉइंट क्या है, आप मार्केटिंग करते क्यों? सेल के लिए करते हैं ना। इस तरह से हम जितने भी ब्रांड्स को उठाते थे उसके बाद 2014-15 के बाद हम इसी बेसिस तौर पे उठाते। हम लीड जनरेट करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे, कमीशन आएंगे। Walking through the shadows of the unknown, dreams in my pocket waiting through stone. Vultures circle waiting for me to trip, spitting fire, clutching dreams in my grip. Fury in my heart refuses to die. Every setback just a ticket to fly through the night with a howling scream. Entrepreneur in this wild, wild dream. Three sides of a ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन अगेन। दिस इज आवर 5th एपिसोड और आज वही डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे जो हम पिछली 4 एपिसोड से करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमने बात की थी कि भाई डिस्कवरी कैसे करें अपनी लाइफ के अंदर, कि हमने क्या करना चाहिए एज अ साइड हसल। क्योंकि जॉब सब करते हैं, लेकिन साइड हसल करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हमारे सामने हैं, हर किसी को ये चाहिए कि वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करे अपने आप को अपनी लाइफ के अंदर, कि वो क्या कुछ और कर सकता है। तो हमने बात की थी वाई के ऊपर, हाउ डू वी डिस्कवर, और फिर हमने बात की थी व्हाट के ऊपर, कि भाई क्या हम करें, कहाँ से स्टार्ट लें। और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कि भाई अगर आपने डिस्कवरी कर ली है, वाई फाइंड कर लिया है, व्हाट फाइंड कर लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि आप एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट की तरफ आएँ। चाहे वो प्रोडक्ट आपकी फिजिकल प्रोडक्ट हो, या आप कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं एज अ स्टार्टअप, या आप एक सोलोप्रेन्योर हैं और आप एक इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, जैसे कि कोई कोर्स है या कोई कंसल्टिंग एंगेजमेंट है। इन तीनों चीज़ों के अंदर हमने ये आज डिस्कस करना है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, कि आपने मिनिमल वायबल प्रोडक्ट किस तरह से लॉन्च करनी है, उसको टेस्ट कैसे करना है मार्केट के अंदर, फीडबैक कैसे लेना है कस्टमर से, और फिर आगे उसको मजीद इवॉल्व कैसे करना है। तो इस पे आज हमारा डिस्कशन है, और वही हमारे साथ गेस्ट हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, अली भाई, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। कैसे हैं यासीन, कैसे हैं अली? ठीक ठाक। मोमेंटम हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। 5th एपिसोड बिला नागा वीकली। और मैं ये सोचा था कि हम इसको रमज़ान में पॉज़ करें, नहीं करें, इस पे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। रमजान में सीरियसली कम कर दें? छोटा-छोटा हाँ, कर दें, 20 मिनट्स 30 मिनट का करके थोड़ा सा स्क्वीज कर दें, और कंटिन्यू वो मोमेंटम टूटना अगर नहीं चल रहा चाहिए। है तो फिर जाने दीजिए इसको, सही है। नहीं टूटना चाहिए। मेरे ख्याल से वो सबसे जरूरी चीज है, मोमेंटम
और स्टार्टअप की दुनिया में मोमेंटम जो है वो बहुत बिल्कुल, क्रिटिकल बिल्कुल। चीज होती है। टाइमिंग को What do रिव्यू you कर feel? हाँ। लेंगे थोड़ा सा। मैं आपसे शुरू करूँगा अली भाई, क्योंकि आपने माशाल्लाह 3 डिफरेंट बिज़नेस सेटअप किए हैं पाकिस्तान में, और उनमें से जो एक प्रोजेक्ट था आपका, वो एक स्टार्टअप का प्रोजेक्ट था, इसमें आपने एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च की थी। तो उसको आप एज़ अ बेसलाइन लेके चलें और थोड़ा-सा हमें गाइड करें कि भई अगर आपने ये तमाम चीज़ें कर ली हैं, डिस्कवरी कर ली है, व्हाय कर लिया है, व्हाट कर लिया है, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? हाउ डू वी स्टार्ट एज़ ए एमवीपी, और फिर उसको आपने टेस्ट कैसे करना है मार्केट में? क्या फीडबैक लेना है? किस तरह से फीडबैक लेना है? और फिर आगे उसको मज़ीद कैसे इवॉल्व करना है? बिल्कुल ठीक हो गया यासिन, थैंक यू वेरी मच। Thanks once again for continuing this journey and thank you very much for providing us with the platform जो आपका चैनल है, and also you are doing all the editing, so आपका सबसे ज़्यादा टाइम इस पे लग रहा है, तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप इसको लेके चल रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू। Hmm. तो अब हमारा जो नेचुरल प्रोग्रेशन है वो यही है कि हम बात कर रहे थे कि बिजनेस करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो कर ली हैं। तो अब जब बिजनेस करना है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपने करना क्या है और क्या चीज़ है जो आपकी प्रोडक्ट है जो आपने बनानी है। यूजुअली पीपल गो डाउन दैट रूट जिसमें वो एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाते हैं और दे थिंक के इसमें ना उन्हें बहुत ज़्यादा परफेक्शन हासिल करके फिर उनको कोई चीज़ सामने लेके आनी है, जिसकी वजह से वो अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ कभी मार्ज़ वजूद में आ ही नहीं सकती। वो हमेशा उनके Hmm. माइंड में रह जाती है, उनके दिल में रह जाती है। और कई लोग इसी हसरत के साथ दुनिया से चले जाते हैं कि यार ये मैंने लॉन्च करना था लेकिन मैं कर नहीं सका क्योंकि वो चीज़ वहाँ तक पहुँच नहीं सकी। और Hmm. कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई कई दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि लोग कहते हैं यार ये तो मेरा आइडिया था, ये क्रीम का जो आइडिया था, ये तो जो ऐप शेयरिंग, राइड शेयरिंग किया, तो 100% मेरा आइडिया चोरी हो गया, जो मेरे माइंड में था या मेरे दिल में था। तो यूजुअली idea is nothing. It's as they say, ideas are dime a dozen, execution is everything. तो क्रेडिट उसको मिलता है जो उसको एग्जीक्यूट कर जाता है, जबकि आप अभी सोचते रह जाते हैं। तो ये चीज़ है कि और उसके लिए एक बेस्ट रूट ये होता है कि आप उसको जल्दी से टेस्ट करें, छोटी सी चीज़ बना के दुनिया के सामने लेके आएँ और दुनिया को दिखाएं यार ये मैंने बनाया है, कोई इसको लेना पसंद करेगा, कोई बायर एग्जिस्ट करता है कोई इसका चाहने वाला जो मुझसे ये खरीदे, या मुझसे जो है ना वो कोई कहे कि बेसिकली ये मुझे दे दो, और वो आपको दे आर रेडी टू पे यू एज वेल, वो आपको पैसे भी दें। तो ये स्वीट स्पॉट आपने ढूंढना होता है, समथिंग दैट पीपल नीड और दे वांट, या द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग फॉर देम, फॉर विच दे आर ऑल्सो गोइंग टू पे यू, दे आर हैप्पी टू पे यू फॉर दैट। इतनी वो टीथिंग प्रॉब्लम है उनके लिए कि अगर उनकी जिंदगी से आप उसको रिजॉल्व कर दें तो आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो दैट्स द नीड, इसीलिए आपको कुछ ना कुछ बनाना है। तो वो जो बनाना है वो प्रोडक्ट है। अब जो प्रोडक्ट है, सो यू टॉक्ड अबाउट माय स्टार्टअप, तो हमारा जो पहला स्टार्टअप डील स्मैश था वो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप था। दो तरह की कंपनीज होती हैं ना दुनिया में, एक प्रोडक्ट बेस्ड होती हैं और दूसरी सर्विसेज बेस्ड होती हैं। तो या आप अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे, जैसे ये आईफोन एक है तो ये एक प्रोडक्ट है, और इसी तरह या अगर आप अपनी कोचिंग सर्विसेज बेचते हैं, यासिर हैज बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ एडिटिंग and YouTubing, and now he is offering his services. Yasin knows जो engineering होती है inside out, and he knows how to make the transition to sales as well. So he's a good coach from that perspective. तो आप अपना time sell करते हैं लोगों को educate करने में. So that is coaching service. So these are some examples of services. तो जो प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप होता है उसमें बेसिकली आपको फौरी तौर पे कुछ बना के दिखाना है, तो वो उसमें एनालिसिस पैरालिसिस में ना जाएं बल्कि उसका स्केलेटन डिफाइन करें। देर आर वेज जिसमें आपने ऑनलाइन ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप उसका जो मेन फ्रेमवर्क है, जो वायर फ्रेमिंग उसे कहते हैं, तो वायर फ्रेमिंग में होता है कि आप बिल्कुल जो द वे इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक, जो फ्रंट का इंटरफेस होता है वो आप उनको दिखा देते हैं, और उसके बैक एंड पे जितनी भी इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड है ना वो भी आप नहीं करते। आप उन्हें कहते हैं यार ये एक दुकान है जो मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बिरयानी बनानी है और आपको मैंने बिरयानी का खिलानी है, और मैंने बिरयानी की एक स्टॉल लगा लिया किसी फेस्टिवल में जाके, किसी जो होते हैं ना कोई फन फेयर्स होते हैं उसमें स्टॉल लगाए जाते हैं, वहाँ पे जाके स्टॉल लगा लेंगे, यहाँ बिरयानी मिलती है या बिरयानी यहाँ पे बड़ी अच्छी मिलती है, बड़ी ज़बरदस्ती है वो। द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग द ऑर्डर्स, पीछे अब आपने क्या फनकारी करनी है उसको अभी बिरयानी बनाने ना बैठ जाएं, बल्कि अभी कोशिश करें कि बिरयानी की इधर से पकड़ के, बट द आइडिया इज दिस कि वो प्रोडक्ट को जो फोकस करना है ना वो डिमांड गेज करनी है। सो द मेन फोकस शुड बी कि क्या इस चीज़ की डिमांड भी है या नहीं है, और जब ऑर्डर्स आने लग जाए ना दैट मीन्स कि यस इट्स वर्किंग।
तो जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, वो एरिक रीस एक राइटर है, उनकी बुक है द लीन स्टार्टअप। तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो मिनिमम बेसिक फीचर्स होते हैं ना, स्केलेटन, जो एसेंशियल्स होते हैं, वो उसके साथ चीज़ को लॉन्च कर दें जल्दी से, विद इन 1 to 2 मंथ्स। तो हमारा ये अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था कि हमने जब स्टार्ट किया अपना स्टार्टअप सितंबर 2015 में, आई रीच्ड पाकिस्तान विद दिस माइंड कि ये मैंने ये करना है, और बाय आई थिंक फरवरी हमने फौरन जाके हमने एक दो डेवलपर्स हायर किए, बिकॉज आई स्टॉप डेवलपमेंट लॉन्ग अगो, तो आई डोंट नो एनी डेवलपमेंट एट ऑल। तो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपर अच्छे हायर किए, और वो भी कोई बहुत हमने हाईली एक्सपीरियंस नहीं हायर किए, 1 or 2 डेवलपर्स विद लाइक 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, अच्छी यूनिवर्सिटी के, नस्ट फास्ट वगैरह के। एक ने हमारा बैकएंड डेवलप थोड़ा सा किया, एक ने फ्रंट एंड डेवलप किया। फ्रंट एंड में मोबाइल ऐप डेवलप करनी थी, डील स्मैश, जिससे डील्स एंड डिस्काउंट्स मिलते थे, जो गो लूट लोट स्टाइल की ऐप थी। तो उसमें जो बेसिक फीचर्स थे ना कि यार इसमें से डिस्काउंट नज़र आना चाहिए, वो हमने उनको दिखा दिया कि अगर कोई बंदा आता है, उसको रिटेलर पे उसको स्टोर, उसके ऑफर्स नज़र आ जाएं, 15% एक्सक्लूसिव ऑफर इफ यू बाय दिस स्पेसिफिक थिंग। अगर आप हमारा पायलट हुआ था डी वॉटसन, यहाँ पे इस्लामाबाद में सारे स्टोर्स हैं उनके साथ। अब वो पहले मेडिसिन थे, फार्मासिस्ट थे, अब वो सारा का सारा पूरा एक ग्रोसरी स्टोर भी बन गया। तो पीपल वुड गेट डील्स एंड डिस्काउंट्स, फॉर एग्जांपल ऑन बाइंग, आप समझेंगे नेस्ले की प्रोडक्ट्स या कोई सीरियल्स या एनीथिंग, यू नेम इट, दे बॉट इट, उसके ऊपर आपको स्पेसिफिक डिस्काउंट्स मिले थ्रू डील स्मैश ऐप। तो कस्टमर वुड बी अमेजिंगली हैप्पी, यार जबरदस्त, मैं अभी डाउनलोड करता हूँ इस ऐप। तो हमें तो गेज करना था ना कि लोग डाउनलोड भी करेंगे हमारी ऐप को या नहीं, वो हमें समझ आ गई ये तो गेम ऑन है। तो हमने वो फिर हमने उसकी डेवलपमेंट विद इन 1 to 2 मंथ्स हमने उसको एसेंशियल में कन्वर्ट किया, और आई थिंक हायरिंग हो चुकी थी लाइक 1-2 मंथ्स में। और फिर हमने कोई जनवरी फरवरी 2016 में हमने उसको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना दिया, और मार्च 31 को हमने उसको लॉन्च कर दिया था डेमो वर्जन स्टोर के अंदर। और वहाँ पे रियल हमें फीडबैक मिलना शुरू हो गई कस्टमर्स की। तो वो उससे फिर हम जल्दी जल्दी, उसे कहते हैं इटरेटिव प्रोसेस, जो लीन स्टार्टअप का होता है, जो एजाइल प्रोसेस होता है, कि आपने उसको फीडबैक लेनी है कस्टमर की, वो आपको बताएगा कि यार ये करके दो, ये करके दो, ये फीचर मिसिंग है, ये फीचर मिसिंग है। कोई भी टीथिंग प्रॉब्लम, किसी तरीके से कस्टमर का डाउनलोड का जर्नी या उसकी ऐप का यूजेज का जर्नी आपने आसान बनाना है। नंबर ऑफ टैब्स, क्लिक्स, ये चीज़ें मैटर करती हैं। मेक इट, द एक्सपीरियंस हैज टू बी अमेजिंग, जिसे यूएक्स कहते हैं, यूएक्स। तो ना सिर्फ यूआई अच्छा होना चाहिए, बल्कि यूएक्स भी अच्छा होना चाहिए, दोनों चीज़ें ज़बरदस्त होनी चाहिए। देन यू हैव हिट द स्वीट स्पॉट ऑफ द कस्टमर। वो अल्हम्दुलिल्लाह किया, फिर वो करते कराते, सो बाय दैट टाइम 6 months had passed and we have done a lot of वो जिसे कहते हैं ना कि एक्सपेरिमेंटेशन, हर हफ्ते हम नई रिलीज निकालते थे। तो लीन स्टार्टअप का और ये जो है ना मॉडल एमवीपी का, वो ये कि आप जल्दी जल्दी करें, फिर फीचर्स बार बार रोल आउट करते जाएं। हर रात, हर दूसरे दिन, हर तीसरी रात को वो नया फीचर आता था, उसको एम्बेड करके अच्छा ये निकाल दिया, उसको इटरेट कर लिया। दैट्स हाउ यू कंटिन्यूअसली इम्प्रूव द ऐप, दैट्स हाउ यू टेक द कस्टमर फीडबैक एंड बेसिकली फाइन ट्यून करना होता है। सो टू कंक्लूड, you start with a skeleton, minimum viable product, and then you iteratively, incrementally उसको improve करते चले जाएं, और releases fast निकालते चले जाएं। तो वो चीज़ है ना, improve होती चली जाएगी, और after few months you will see कि it's amazing। आप हैरान होंगे, यार ये 3 महीने पहले क्या चीज़ थी जो हमने, आप हंसेंगे अपने पिछली प्रोडक्ट पे। अगर आपको हंसी ना आए तो इसका मतलब you're not making good progress at all। हाँ नहीं, ये तो मैं खुद गुजर चुका हूँ इस पूरे प्रोसेस से, क्योंकि मैं सिस्को से पहले मैं एक कंपनी के साथ था, वो ऑलमोस्ट एक स्टार्टअप लेवल की थी। तो हमने वो जर्नी देखा हुआ है कि जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च करते थे तो ऑफ कोर्स वो उसका बिल्कुल अर्ली वर्जन होता था, लेकिन सेल्स टीम जो है ना, वो हमेशा चिल्लाती थी कि यार ये क्या तुमने बना दिया, इसमें कोई फीचर ही नहीं है, कस्टमर को ये फीचर चाहिए, वो चाहिए। तो बड़ा इस पर हमारे बहस होती थी रोड मैप के हवाले से। लेकिन आई थिंक अल्टीमेटली आपको यही इसी से स्टार्ट लेना पड़ता है ना, क्योंकि वरना तो आप स्टार्ट ही ना लें। अगर आप यही सोचते रहें कि यार मैंने फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तभी जब मेरे पास ये तमाम फीचर्स होंगे, तो फिर वो कभी नहीं होती। तो आप कहते हैं ना, एनालिसिस पैरालिसिस में फंसे रहते हैं लोग। तो आई थिंक दैट्स अ गुड वन। Hey everybody, Yasin Nizam here. I truly believe that everyone must have their personal brand in this day and age. Not because you want to show off or brag about it, but to show the world what you are capable of, what you can do to help them out, what you can offer to make this world a better place, especially for techies. Why? Because I have been there. I'm an engineer by trade. I have spent 20 years of my career doing different roles.
as a programmer, as a developer, as a technical support engineer, as a professional services consultant, as a sales engineer, and now in sales, I know how important it is to create a personal brand, because if you don't show to the world what you're capable of, nobody knows you exist in this competitive world. So for that, I created a course for the techies, for the tech professionals, to build their personal brand from zero in the next 7 days. If you take this course and follow the instructions, I can tell you in 6 months, and you're going to come back to me and say, Yasin, this course has definitely helped me to establish my personal brand in this competitive world. So if you want to join me on this journey to establish our personal brands, click on the link below, take this course, and let me know how you're doing it. Let's get started. और आपको ये कितना अर्सा लगा कि MVP से लेके एक उस प्रोडक्ट लेवल पे आने के लिए जब आप समझ सकते हो कि यार ये प्रोडक्ट अब बिल्कुल मैच्योर है और इसमें वो तमाम फीचर शामिल हैं जो कि एक टिपिकल कस्टमर को चाहिए, तो वो जो पीरियड था MVP से लेके उस लेवल तक पहुंचने का, वो कितना था? ऑलमोस्ट आई वुड से ऐसा टाइम कभी भी नहीं आता, क्योंकि हमेशा ये जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमेशा चलती रहती हैं। ये कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट ना एजाइल का एक बेसिक प्रिंसिपल है। So you follow that path, or it's just an incremental process. लेकिन I think 3 months more, 6 months more in that journey, you realize कि हाँ जी अब थोड़ा सा चीज़ें बेहतर हो गई हैं, क्योंकि कभी आपका जो आपकी क्लाउड होस्टिंग होती है वो रन आउट कर जाती है, क्योंकि आपके यूज़र बढ़ रहे होते हैं। We almost had in a year's time we had almost 100K users. तो वो मैं समझ पा रही थी कि यार ये अब ये चीज़ हो गई है, वो होगी, कभी इमिग्रेशन चल रही होती है, कोई कुछ चल रहा होता है, कभी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही होती है। सो इट्स एन इंक्रीमेंटल जर्नी, और वो इसी तरह चलता रहता है। आई मीन लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज हाउ इट इज। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया, वो ये कि पाकिस्तान में तो इन क्लाउड प्रोवाइडर्स का कोई सेटअप है नहीं ना, तो आपको या तो इंडिया रीजन को यूज़ करना पड़ता होगा या फिर दूसरे रीजन जो करीबी हैं, तो उसमें कोई आपको इशू आया है, पॉलिटिकल इशू या सिक्योरिटी इशू या इस तरह का एडब्ल्यूएस कोई यूज प्रॉब्लम? करते थे ना, एडब्ल्यूएस यूज करते थे, हेरोकू यूज करते थे, तो वो उनसे पता कर लेते थे। सिंगापुर की इंस्टेंस होती थी या फिर यूरोप की इंस्टेंस होती थी, वो यूज हो जाती थी। उनसे चेक कर लेते थे कि इंडिया में तो नहीं है आपकी होस्टिंग, तो बस वो थोड़ा सा कंफर्म कर लेते थे, दे वुड से कि नहीं। क्योंकि अगर क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं ना, चैलेंजिंग किस्म के, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी रिलेटेड, प्राइवेसी रिलेटेड, तो ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट आपको स्टेप इन कर सकती है आपको इस काम से रोकने के लिए, अगर आप जैसे अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हैं इंडिया में। यस, तो ये चीज़ है। अब मुझे मैं आपके ऊपर आता हूँ कि आपने भी सेटअप्स किए हैं इस तरह के काफ़ी पहले, तो आपका जो थॉट प्रोसेस था पूरा MVP का, वो कितना डिफरेंट है अली के सेटअप से? ऑफ कोर्स एजाइल मेथोडोलॉजी तो तकरीबन हर जगह यूज़ होती है, लेकिन आपका जो टिपिकल बिजनेस था वो थोड़ा सा डिफरेंट था फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव, राइट? तो थोड़ा सा हमें बताइए कि आपका जो प्रोसेस था MVP लॉन्च करने का, वो कैसा था और आपके क्या चैलेंजेस थे उसको लॉन्च करने में? दरअसल मैंने जाने बगैर ही MVP लॉन्च कर दी थी जंबील की शक्ल में। 2000 की बात है। तो वो जो याहू ग्रुप था वो एक तरह की MVP थी, जो कि मुझे तो पता नहीं था कि ये MVP है। लेकिन जब वो याहू ग्रुप में वो जो इंटरेक्शन स्टार्ट हुई, तो ऑब्वियसली जब फिर मैंने सोचा कि मुझे इसको किसी पोर्टल पे शिफ्ट करना है, तो सिर्फ ये जो मैसेज एक्सचेंज हो रहे हैं इससे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपको और बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। पोलिंग करानी पड़ेगी, लिंक्डइन जो नजर आ रहा है आपको, या इस तरह की बहुत सारी, फेसबुक जो नजर आ रही है, और इसके बाद जो ऐसी सारी ट्रेनिंग्स, सब चीजें, ये सब लेके हमने फिर जंबील बनाई थी। तो वो MVP वो नेचुरली स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे ऑब्वियसली, और जब मैंने इसको स्टार्ट किया, मेरे दिमाग में कुछ था ही नहीं कि मैंने इसको बिजनेस करना है, नहीं करना है, क्या करना है। वो तो ये था कि यार ये एक जरूरत है, जरूरत का हम क्या करें। तो जरूरत के लिए पहले मैंने वो एक वेबसाइट ढूंढी थी, उसका नाम था anytimenow.com। और जब वो हमने स्टार्ट की, तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि लोगों से कहना पड़ता था कि यार तुम उस वेबसाइट पे आके जवाब नहीं दे रहे। तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनको खास तौर पे उस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा इस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, और लोग क्यों जाएंगे बार बार उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए वहां पे, अनलेस अनटिल उनको नीड का पता हो। लेकिन फिर जब ये याहू ग्रुप्स लॉन्च हुए और हमने जब याहू ग्रुप पे शिफ्ट किया, तो फिर वो याहू ग्रुप का एडवांटेज ये था कि वो जो मेल्स था ना, वो इनबॉक्स में डालता था, और उसने बेसिकली चेंज कर दिया जंबील को, क्योंकि उसमें कि कस्टमर को आना नहीं पड़ता था किसी वेबसाइट के ऊपर, बल्कि ईमेल जो है उसके इनबॉक्स में चली जाती थी। और जब वो अपनी इनबॉक्स खोलता था, तो उसमें बहुत सारी और ईमेल्स भी होती थी काम की, जो कि वो रोज खोलता था। रिक्रूटर्स की ईमेल थी, हायरिंग की, फायरिंग की, वो सारी ईमेल, और उसमें जंबील की भी मेल्स होती थी। तो इस तरह से जंबील फिर वहां से एक्टिव हुई। तो
ग्रुप से फिर एक थर्ड पार्टी वेबसाइट से फिर याहू ग्रुप, उसकी इफेक्टिवनेस, एमवीपी, और उसके बाद फिर जब ये प्लान किया कि इसको जरा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो फिर ये कि इसकी तो हमें काफी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। हम्म, ये जो सोशल प्लेटफॉर्म से ऑर्कुट वगैरह भी था उस जमाने के अंदर, तो वो ऑब्वियसली काफी लर्निंग थी उन सोशल प्लेटफॉर्म्स की कि अच्छा यार इन प्लेटफॉर्म्स पे ये होता है, अच्छा से प्रोफाइल्स बनते हैं, प्रोफाइल की क्या इन्फॉर्मेशन होती है, अच्छा सीवी भी अपडेट कर सकते हैं ना, लिंक्डइन वगैरह भी आ चुका था। तो हमारा वही था कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे जिसमें ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड होंगी, तो जो जो कम्युनिटी होगी वो एक अंडर द बैनर ऑफ टेलीकॉम्स उसको सारी चीजें मिल रही होंगी। तो मैंने फर्स्ट लेकिन टाइम इसमें एक पॉइंट, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक पॉइंट इसमें ये है ना कि एक वो तो आपका एक आइडिया था नॉलेज शेयरिंग का, वो तो चल पड़ा था खुद से ही ना ऑर्गेनिकली, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया था ना आपकी लाइफ में कि अब आपने इसको मोनेटाइज करना है, वो चीज़ उसकी एमवीपी को आपने किस तरह हैंडल किया था? यार यानी कि उस इस बात को ये जानना कि भाई क्या लोग इसको इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? यार हाँ, आई थिंक चैलेंज हमारा यही था, क्योंकि इस पे इतना उस वक्त सोचा नहीं था। और यही जब इन लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स को देख रहे थे, तो उसमें यही लग रहा था कि जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है या एडवर्टाइजिंग मॉडल है, यानी एड्स लगेंगे इसके ऊपर या सब्सक्रिप्शन होगी, लोग सब्सक्राइब करेंगे। ये दो मॉडल्स थे जो कि यूज किए जब जंबील डॉट नेट लॉन्च की। तो सब्सक्रिप्शन पे भी हमने मतलब फर्स्ट टाइम क्रेडिट टू चेकआउट थी एक कंपनी, बल्कि अभी भी वो कंपनी एग्जिस्ट करती है, उसकी इंटीग्रेशन हमने की थी पाकिस्तान में अपनी जंबील के साथ। आज से कितने साल पहले, 2008-9 की बात कर रहा हूँ मैं। उस वक्त की थी वो। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे भी हम गए थे और हमने फिर ये एडवर्टाइजिंग मॉडल, और एडवर्टाइजिंग मॉडल जो था वो गूगल एड्स के थ्रू भी था, और साथ में ये जो जोंग, मोबिलिंक, टेलीनॉर, ये भी फिर एडवर्टाइज करते थे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, उससे पहले मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में। और यही प्रोबेबली लर्निंग सी के जब आप गए थे अपने आइडिया के एक्साइटमेंट में, तो आप ये समझ रहे थे कि यार ये आइडिया इतना जबरदस्त होगा कि लोग खुद ही आ जाएंगे। लेकिन जब आइडिया को आप इवेंचुअली लॉन्च करते हैं, तो उसकी अगर पैकेजिंग अच्छी ना हो और अगर ये सारी चीजों का ना आपको आइडिया हो, तो फिर आप स्ट्रगल करते हैं। तो हम 2-3 साल तक तो हम बड़ा स्ट्रगल करते रहे हैं इसको। और जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है वो बेसिकली इन सब की लर्निंग्स थी, राइट? फेसबुक की यूज करने की, लिंक्डइन की, ऑर्कुट की, जो उस वक्त सोशल नेट प्लेटफॉर्म चल रहे थे, उनको लेके हमने फिर स्टार्ट ऑफ किया था। और ये कोई पोर्टल को तकरीबन 1 साल लगा होगा इसको लॉन्च करते करते। ये लॉन्च हुआ था 2000 2008 में हुआ है लॉन्च, 23 मार्च। मैं 2007 सितंबर में वापस आया था और 23 मार्च 2008 को हमने जंबील डॉट नेट लॉन्च कर दी थी। और ये जैसे अभी अली बात कर रहे थे कि वो हमेशा ये फील हो रहा था कि उस वक्त के यार नहीं करना चाहिए, अभी कुछ और डाल देते हैं, अभी कुछ और कर देते हैं, अभी तो ये पूरा नहीं हुआ, अभी अगर जाएगा तो कहेंगे ये क्या फजूल सी चीज लॉन्च कर दी। तो प्रॉब्ली ये जो फाउंडर्स का या जो लोग होते हैं जो लॉन्च करते हैं, उनका जो डिलेमा होता है, वो डिलेमा ये होता है कि यार ये इमोशनली बड़ी बड़ी खतरनाक चीज है। और अगर आप पहली दफा कर रहे हो तो आपको कोई आइडिया नहीं होता कि ये तो आपको इससे क्रॉस करना पड़ेगा। तो उसमें फंसे रहे थे और प्रॉब्ली तब 8 महीने में लॉन्च हो जाता, जिसको 4 महीने और लगे थे। और दरअसल बन भी क्योंकि पहली दफा रहा था, तो जो टीम बना भी रही थी उन्होंने इससे पहले इस चीज को बनाया नहीं था, तो उनके लिए पहला एक्सपोजर था इन चीजों का। तो उसमें जो चेंजेस आते थे, एक चीज लेके बैठते थे तो हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन गुजर जाते थे, और कभी कभी समझ में ये आता था कि यार हम आगे नहीं जा सकते। 10 दिन के बाद पता चलता था कि हम नहीं कर सकते इसको। तो वो ऑब्सेशन तो था कि कोई ऐसी चीज लॉन्च की जाए कि लोग जब देखें तो लोग कहें कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। लेकिन प्रॉब्ली वो गलत ऑब्सेशन था, क्योंकि फिर जब ये एरिक रीस और लीन स्टार्टअप और इस तरह के जब लर्निंग्स होनी शुरू हो गई आगे जाके, तो पता ये चला कि यार वो तो बिल्कुल सही कह रहा है, जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। क्योंकि अगर ये बातें लोग नहीं फॉलो करेंगे तो प्रोडक्ट कभी भी नहीं लॉन्च हो पाएगी। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो ऑब्वियसली उस जर्नी में सीखने को मिली, आपका काम जो है ना वो प्लेटफॉर्म का है, यानी आप अल्टीमेटली तो सोच सकते ही नहीं है किसी भी चीज को। तो ये जो कस्टमर की
कि फीडबैक्स आते हैं और इनके थ्रू आप उसको ऑप्टिमाइज करते रहते हैं। आपका काम ही यही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई आइडिया था, कमाल का आइडिया था और मैं इसको आगे लेके चला जाऊंगा, तो प्रॉब्ली आप 5% सोच रहे होंगे। बाकी जो कुछ है वो सब कुछ फीडबैक्स के ऊपर है कि किसको क्या, क्योंकि आपको नहीं पता कि काम कैसे करता है जब तक आप लॉन्च नहीं करेंगे। और जब आप लॉन्च करेंगे तो जो कंज्यूमर जर्नी है, उसको कहते हैं ना, इंटरनेट पे जो गेम है वो कंज्यूमर जर्नी का है। अगर कंज्यूमर जर्नी के आप मास्टर हो जाते हैं तो आपने जीत लिया गेम। लेकिन कंज्यूमर जर्नी को समझना और हर कंज्यूमर जर्नी को समझना, क्योंकि ये भी पर्सनलाइज्ड है ना, बिल्कुल। मुख्तलिफ सेगमेंट्स बने हुए हैं। स्टूडेंट्स जो थे हमारे पास वो किसी और ऑब्जेक्टिव से आते थे, जो प्रोफेशनल्स थे वो किसी और ऑब्जेक्टिव से आते थे। कुछ लोग तो थे वो सिर्फ जॉब्स के लिए आते थे, कुछ लोग थे वो जो नॉलेज के लिए आते थे। तो उन सब की अलग अलग कंज्यूमर जर्नीज, उनको उनको समझना काफी टाइम लगा हमको। लेकिन ये सारी स्ट्रगल्स थी जो कि जिसका हमें कोई क्लू नहीं था उस वक्त कि इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। हाँ, एनालिटिक्स ने हमें ये बता दिया था कि किन किन कंट्रीज से एक्सेस हो रहा है, कौन कौन से सेगमेंट्स पे लोग आ रहे हैं, क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो आई थिंक गूगल ने ये बहुत बड़ा फेवर किया था कि उस वक्त ये वाली नॉलेज हमें हमें दे दी थी। लेकिन उस नॉलेज को लेके हमें करना क्या था उसका हमें आइडिया नहीं था। हाँ। वो आइडिया फिर हमें उस वक्त स्टार्ट हुआ जब हमने सोशल मीडिया स्टार्ट किया और फिर इनके साथ काम करना स्टार्ट हुआ। Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school. Because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये करूंगा कि आपने वो चीज़ कैसे डिफाइन की कि भाई व्हाट विल बी द सब्सक्रिप्शन प्राइस फॉर दिस, जिसको लोग कंफर्टेबली खरीद सकें। यानी कि एक, क्योंकि ये आपके लिए एक बड़ा नया एक्सपेरिमेंट होगा ना, कि ये चीज़ पहले पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती नहीं थी। यानी कि सब्सक्रिप्शन लेके आना, वो भी एक नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के लिए, जिसके लिए लोग पैसा खर्च करके उसको एक्सेस करने की कोशिश करें, जो कि टिपिकली आपको फ्रीली मिल भी सकती है इंटरनेट पे अगर आपको सर्च करना पड़े। लेकिन आप इसको बेसिकली एक प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आ रहे हैं और आप एक्सपेक्ट करेंगे लोग इसको एक्सेस करने के लिए पैसा खर्च करें। तो वो आपने कैसे टेस्ट किया था? बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये कि कोई 15% रेवेन्यू जो है जंबील का उस वक्त जो है वो सब्सक्रिप्शन से आ रहा था, 15%। एक चीज। दूसरी चीज ये कि जो 70% जो आते थे पैसे, वो रिमोट जगहों से आते थे पैसे। वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, इनका कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम होगा। लेकिन जो पाकिस्तान के रिमोट सिटीज थे ना, क्योंकि उनके पास एक्सेस नहीं था इंफॉर्मेशन का, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो वहां से सब आती थी। तो कुछ जगहों से आती थी, तो मैं कहता था अरे ये कहाँ से आई हुई है। पता चला सिंध के किसी छोटे से शहर से आई हुई है। तो वो उस वक्त ये पता चला कि ऑब्वियसली इंटरनेट तो आ गया है, लेकिन इंटरनेट शहरों में तो फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है ना, क्योंकि टाइम हो गया है, आगे चले गए हैं, हमारे लिए चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती। और ये लेकिन भी जो छोटी 2008 का ज़माना है ना, उस वक्त तो 2008 की इंटरनेट भी बात कर इतना रहा हूँ। सक्सेसफुल नहीं था। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था पाकिस्तान में इतने फास्ट इंटरनेट का। और उस वक्त भी अगर आपको सिंध के किसी एक दूर-दराज के इलाके से आपको कोई बंदा एक्सेस कर रहा है और पे कर रहा है, आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट इटसेल्फ। तो जो डिजिटल है वो तभी तो सरप्राइजिंग है यार सबके लिए। हाँ। क्योंकि जब आप जाते हैं उसको लॉन्च करते हैं तो आपको आइडिया ही नहीं होता कि इसने किस किस को इम्पैक्ट करना है और इसकी रीच कहाँ कहाँ पर है। और कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ये जो आपने अभी बात की, हमने जब ट्रक्स बेचे हैं ना, हमने ऑनलाइन ट्रक्स भी बेचे। एक ब्रांड हमारे पास था, उसके ट्रक्स, वो ट्रक्स भी हमने इतने सारे रिमोट एरियाज में बेचे। जबकि जो मेजर फोकस होता था उनका वो सारा बड़े बड़े शहरों में होता था, लेकिन हमारी जो सेल होती थी वो छोटी छोटी जगहों से होती थी, क्योंकि डिजिटल जहां जहां रीच आउट करता है वो तो आपको नहीं पता कि कहाँ 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 पहुंचेगा।
तो डिजिटल ने वो एक्सेस, उससे आपको भी आइडिया होता है कि जो नॉलेज है वो किस तरह से स्प्रेड हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, और अब एक छोटे से शहर में भी कोई बच्चा अगर बैठा हुआ है तो उसके पास वो एक्सेस मौजूद है। तो ये सारे पॉइंट्स थे कि कि जब वो उस वक्त लॉन्च किया तो 15% आ रहा था, और उन जगहों से आ रहा था जहाँ से हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि यहाँ से भी आ सकता है। और हमें सब्सक्रिप्शन मॉडल जो था वो ये था कि या तो आप पर मंथ पे कर दीजिए, या फिर ये कि साल की वन टाइम पे कर दें। और आई थिंक मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपए थी, कुछ इस तरह का हमने रखा हुआ था उसका। एग्जैक्टली उसमें मुझे याद नहीं है, पेमेंट, लेकिन उस वक्त काफी कम हाँ, था। पेमेंट इंटीग्रेशन कितनी आसान थी, क्योंकि उस वक्त तो क्रेडिट कार्ड भी बहुत नया था पाकिस्तान में ना, और ख़ास तौर पे ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। तो उस वक्त आप मतलब आपको कुछ चैलेंजेस नज़र आए थे कि आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट किस तरह एक्सेप्ट करनी है और उसको कैसे प्रोसेस करना है? क्योंकि अब तो बड़ा ईज़ी हो गया ना, लेकिन अगर हम 2008 में जाते हैं तो उस वक्त तो ये चीज़ें एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। यार एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन ऑब्वियसली जिन लोगों के पास था, वो जैसे टू चेकआउट है, वो तब इतनी पुरानी कंपनी है, तो उसमें हमें प्रॉब्ली सिर्फ ये जरूर बताना पड़ा कि भाई हम लिजिट कंपनी है, रजिस्टर हुए हुए हैं, ये सारी जो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं कि वो आपकी टैक्स का सर्टिफिकेट भेजिए, ये चीजें भेजिए, तो ये सारे काम तो हुए थे। लेकिन इसके बाद कोई इस तरह का इशू नहीं आया, ऑल्दो कि थोड़ा सा उनका कमीशन वाला भी फैक्टर था जो कि वो काटते थे, लेकिन हमें इस तरह के उस वक्त इश्यूज नहीं नजर आए। ऑब्वियसली ओवरऑल जो जो हमारा एक तो ये कि नीश कैटेगरी थी, कोई मासेस के लिए तो था नहीं, कम लोग थे, और उस कम लोगों में भी जो हमारे सर्टेन परसेंटेज थी वो भी कम थी, तो प्रॉब्ली वो वॉल्यूम हमारा इतना कम था कि इसलिए हमें ज्यादा उसका पता नहीं चला, क्योंकि हम मासेस के पीछे नहीं थे। जनरली अगर आप किसी हाँ, बड़ी प्रोडक्ट के साथ जाते हैं तो फिर आपको तो रिटर्न भी उतना ही भी चाहिए होता है एनालाइज़ ना, करना पड़ता है। वो भी चाहे उसकी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही होती है। हमारी तो एक्सपेक्टेशन उतनी थी भी नहीं ना उस वक्त। तो हम तो कहते थे यार ये आ गया, अच्छा इतने हो गए, अच्छा ये हो गया, तो हमारे लिए काफी कुछ काफी इंपॉर्टेंट था, और उस वक्त ये नहीं सोच रहे थे कि यार इतने पैसे आएंगे। लेकिन ये अंदाजा हो गया था कि सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर इतनी इतनी जान नहीं है, तो इसलिए हमारी ज्यादा रिलायंस जो है बढ़ गई थी, वो बढ़ गई थी इधर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, क्योंकि यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग नई नई स्टार्ट हुई थी, तो ये सारे जो उस वक्त टेलीकॉम कंपनीज थी वो बहुत अग्रेसिव थी उस वक्त, तो वो काफी प्लेटफॉर्म्स ढूंढती थी कि कहाँ कहाँ लो, और उस वक्त डिजिटल के इतने प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, हुँ। तो हमें भी एक छोटा सा शेयर ऑफ द पाई मिल जाया करता था उसके थ्रू। तो प्रॉब्ली वो डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इतना सरवाइव भी कर लिया। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती उस जमाने में, तो ये तो ज्यादा चल भी नहीं पाता। अ, और ज़ंबील डॉट नेट अभी भी ऑपरेशन में नहीं है? नहीं 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 बंद नहीं, हो वो गई? तो फिर उसके बाद, हाँ, वो तो फिर वाइंड अप कर दी, क्योंकि हमारे पे फोकस ही चेंज हो गया था ना सारा। वो तो फिर राइट, राइट। वो क्या कहते हैं, लेन 12 स्टार्ट हुई तो बस फिर तो कुछ पता ही नहीं था कि दिन क्या हुँ, है और रात क्या है, और सही। बस वो फिर तो हायरिंग ये हायरिंग हायरिंग हायरिंग, ये चैलेंज था। तो ये ट्रक बेचने वाली कहानी कहाँ थी? ये मैंने शायद मिस कर दी है। यार ये एक चाइनीज कंपनी आई थी पाकिस्तान में, फोरलैंड के नाम से। अफरीदीज हैं, ये ने हायर वाले जो हैं, ये हुँ, जो उनकी आई थिंक वो पेशावर जुल्मी कोई टीम शीम भी है ना पाकिस्तान की, उनका वो ग्रुप है ये। तो वो लेकर आए थे इसकी फैक्ट्री रायविंड के अंदर, फोरलैंड। तो हमें इनका फिर डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट मिला था। अच्छा, हम क्योंकि ऑब्वियसली ओमान वगैरह के अंदर सेलिंग में, डिजिटल सेलिंग के अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, वहां पे गाड़ियां वाड़ियां बेच रहे थे, ऑनलाइन सब कुछ कर ही रहे थे। यहाँ पे भी जब हमें मिला तो हमने कहा कि भाई हम तो मार्केटिंग तो करेंगे करेंगे, हम तो बेचेंगे भी। तो उन्होंने कहा कि यार ये आप कैसे बेचेंगे? कहते हैं वो तो हमारा काम है कि हम कैसे कैसे बेचेंगे। तो बस फिर हम ऑब्वियसली उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू फिर हमने बेचा, हमने हुँ, टीम फिर बिठाई, डेडिकेटेड टीम बिठाई बिठाई वो फिर कन्वर्जन्स करती थी, बैंक के इश्यूज सॉल्व करती थी। तो डिजिटल मार्केटिंग 2014 से हमने जो भी किया है उसमें सेल्स का साथ रहा है हमारे, क्योंकि 14-15 से रेवेन्यूज हमें लग रहा था कि अब जाएंगे, क्योंकि हुँ। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आ गई थी, डिजिटल काफी एक कमोडिटी बन गया था। तो हम 14 से ही हो गए थे स्टार्ट। जैसे मैंने आपको बताया ना कि $15 मिलियन की गाड़ियां टोटल हमने बेची होंगी ओमान और इवन पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में तो जो पोटेंशियल था तो वो तो बिलियंस का था। मुझे आज भी याद है, एक बड़ी सी ईमेल लिखी थी मैंने उनको कहा था कि अगर आप ये एक दो काम कर लें तो आपकी जो सेल है वो बिलियन क्रॉस कर जाएगी एक साल के अंदर। सिर्फ ये, और वो क्या था, वो यही था कि कस्टमर्स के जब एंगेज होते थे हम,
तो कस्टमर्स के जो भी इश्यूज आते थे वो हम जाके सामने रख देते थे, कहते यार ये सेल इस पर इसलिए रुकी हुई है, ये सेल इसलिए रुकी हुई है, ये सेल इसलिए रुकी हुई है, ये 3 चीजों पे आपको आप एड्रेस कर दीजिए, आपकी सेल कहाँ से कहाँ से कहाँ 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 पहुंचेगी। तो ऑब्वियसली, और उनको वो उन जगहों का एक्सेस मिल गया जहां पे वो अपनी डीलरशिप नहीं खोल सकते थे। डीलरशिप कितनी खोल सकते थे, हाँ और वो भी एक स्टार्टअप कंपनी नई आई हो, कराची में 3 खोल लेगी, लाहौर में खोल लेगी, फैसला मोटे मोटे शहरों में खोल लेगी, हर जगह तो नहीं खोल सकती। तो डिजिटल ने ऐसा फैला, पूरे उसमें फैला दिया था कि तो वो हम Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. अक्सर में तो एक ट्रस्ट का इशू भी होता है ना, कि लोग अगर देखते भी हैं कोई हाई, जैसे अगर कोई हाई टिकट आइटम है, उसको अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि इसको आप खरीद लें, तो एक ट्रस्ट का इशू होता है ना कि पता नहीं ये जेन्युइन है कि नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आप किसी दूर इलाके में बैठे हुए हैं, अंदरूनी सिंध में या किसी रिमोट एरिया में, जहाँ पे एक तो ऑलरेडी अवेयरनेस नहीं है और एक ट्रस्ट का एलिमेंट भी है ना, मिसट्रस्ट है, तो वो भी तो आपको फेस करना पड़ा होगा ना? ये बिल्कुल फेस करना पड़ा। और देखिए, जो ट्रस्ट है ना, उसके भी एक चेकलिस्ट है पूरी की पूरी, खासकर ऑनलाइन। वो आपने देखा है, जब भी आप भी खैर यूज कर रहे हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, ब्रांड जेन्युइन है, जो तस्वीरें आप शेयर कर रहे हैं वो जेन्युइन लोगों की हैं, वीडियोस डली हुई हैं, जितना ह्यूमन आप दिखाएंगे उसके ऊपर, इतना ट्रस्ट एस्टैब्लिश होगा। साथ में फिर वो जो आप देखते हैं कि स्टैंप पे लगी हुई हैं कि जी ये सिक्योर है, वो सिक्योर है, इंटरनेट पे पूरी एक चेकलिस्ट है किस तरह से ट्रस्ट आपने एस्टैब्लिश करना। अगर वो चेकलिस्ट आप कर लेते हैं तो उसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि लोगों को बस सबसे बड़ा मसला जो है वो ट्रस्ट ही का होता है किसी भी चीज के लिए, कि भाई मैं कैसे इस पे ट्रस्ट कर लूं। लेकिन अगर वो वेबसाइट की क्वालिटी बड़ी अच्छी है, आपने नंबर डाला, फौरन कॉल आ गई, जो कॉल पे बात कर रहा है वो आपको मतलब कोई अलार्म बेल नहीं बज रही आपकी, कोई अलार्म बेल नहीं बज रही, कोई एक्स्ट्रा हो तो हो, लेकिन अगर अलार्म बेल नहीं बज रही तो फिर एड्रेस हो जाता है। तो इसलिए, और डिजिटल का एक काम है ना, मतलब वैसे तो जब उस वक्त हम कर रहे थे वही था कि लीड जनरेट करो। उस वक्त हमारा ये फोकस नहीं था कि डिजिटल कन्वर्ट करेगा, हमें पता था कि भाई अगर डिजिटल उस वक्त लीड जनरेट कर रहा है, बाकी काम हमारा है, हमें बात करनी है, हमें कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है, हमें उससे बात करना है, हमें उसके मसले सॉल्व करने हैं, तो वो हम ज्यादा हमारा रोल है। फिर अच्छा, इवेंचुअली वो भी आप लोग डील करते थे, यानी कि लीड तो आज आ गई ना सब सिस्टम सब से, सब 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 अब उस लीड को जो है क्या कहते हैं, नर्चर कैसे करना है, आपने उसको सब 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 क्लोज कैसे करना है, वो भी आप सब लोग सब करते थे? फिर कमीशन भी तो उसी हिसाब से होते थे ना हमारे। राइट तो हम राइट उसी मॉडल पे, मैंने कहा था रेवेन्यूज 2014 के बाद जब ये हमने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर लिया था, तो 14-15 में हमें आइडिया हो रहा था कि बस अब ये मार्केट के अंदर डिजिटल मार्केटिंग भर जाएगी, क्योंकि नॉलेज, ऑब्वियसली नॉलेज बेस्ड, बैरियर ऑफ एंट्री लो है ना कुछ काफी। कुछ कुछ भी नहीं था। हाँ तो वो इसलिए हम डायरेक्टली उन पे आ गए थे कि यार आपका पेन पॉइंट क्या है, आप मार्केटिंग करते क्यों हैं? सेल के लिए करते हैं ना, तो हम आपका पार्ट बन जाते हैं सेल्स का। तो इस तरह से हम जितने भी ब्रांड्स को उठाते थे उसके बाद 2014-15 के बाद, हम इसी बेसिस पे उठाते थे कि यार हम लीड जनरेट करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे, हमें कमीशन आएंगे, वो वाला सिलसिला। तो इसलिए जब हम कमीशन स्ट्रक्चर पे पहुंचे हैं, तो हमारी जो नॉलेज थी कंज्यूमर की, वो तो 100 टाइम इंक्रीज हुई है ना, क्योंकि वो तो मतलब हमें जब हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं आपको क्लू ही नहीं होता, लोग देख तो रहे हैं लेकिन उसके फिर रिस्पॉन्सेस क्या है, शेयर देख लो, कमेंट देख लो, लाइक देख लो, ये होता था। और फिर वो आपको एक अनटेंजिबल सी कोई चीज मिल जाती थी कि यार इतने मैंने पैसे खर्च किए, मेरी इतनी सेल आई। तो जो जो एक्चुअल ट्रैकिंग थी ज्यादातर चीजों की, खास करके फिजिकल चीजें थी जो ज्यादातर हम बेच रहे थे ब्रांड्स के थ्रू, उसमें तो आपको पता ही नहीं था कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है, बिल्कुल नहीं पता होता था। लेकिन जब आप एंड टू एंड कर रहे हैं, आपको पता है कि भाई मजदा है, मजदा मैं लॉन्च करूंगा, मैं लीड जनरेट करूंगा, मैं कन्वर्ट करके दूंगा, एग्जैक्टली पता है आपने मुझे कितने पैसे दिए थे और उन पैसों की कितनी कन्वर्जन हुई, जितने लोगों ने वॉक इन किया उनमें से कितने लोगों ने कहा कि हम
यू नो। तो ट्रैकिंग पे हमने बड़ा टाइम लगाया था, क्योंकि हमें पता था कि अगर ये इस पेन पॉइंट को आप नहीं कवर करेंगे तो आपको तो फारिग कर दिया जाएगा। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि आप इम्प्रूव तभी कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ को मेज़र करें। जब बेशक आप मेज़र ही बिल्कुल नहीं कर रहे तो ऑफ कोर्स क्या इम्प्रूव करेंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। सही है। हमें याद है कि जब हमने फर्स्ट टाइम लीड जनरेशन स्टार्ट की है ओमान के अंदर, रमजान का पीरियड था, हमने इतनी लीड्स निकाल के उनको भेज दी थी कि मेरे पास ओमान से फोन आता है क्लाइंट का, और वो मुझसे कहते हैं कि मोहसिन, मेरी सेल्स टीम कह रही है ये सारी फेक लीड्स हैं। यानी एक क्लाइंट जिसके साथ 4-5 साल जबरदस्त काम करते हुए गुजर गए, जबरदस्त ट्रस्ट था, वो रमजान में मुझे फोन करके ये बोल रहा है। मैंने अगले दिन फ्लाइट पकड़ी है, मैं पहुंचा हूं, मैंने कहा यार आपने ये फेक का लफ्ज यूज कैसे कर लिया, आपने सोच कैसे लिया कि ये फेक लीड्स होंगे। तो इतने वॉल्यूम में हमने लीड जनरेट कर दी थी कि वो जब मुझे वहां यकीन नहीं आ रहा पहुंची था। पहुंची तो वो एक तो इससे परेशान हो गया कि यार डिजिटल इतनी लीड्स निकाल सकता है। हुँ, उस वक्त नंबर वन नया था ना, कंज्यूमर के लिए भी नया था, तो लीडें ज्यादा जनरेट होती थी क्योंकि बहुत कम लोग जनरेट कर रहे होते थे लीड्स। तो वॉल्यूम ऑफ लीड्स बहुत सारा था हमारा। और दूसरा ये कि भाई हर लीड का मतलब ये थोड़ी कि वो कन्वर्ट होगी, तो प्लेट में रखी हुई तो सेल्स नहीं मिलती ना आपको। हुँ, लीड का मतलब होता है कि यार अपॉर्चुनिटी मिली है कि शायद आप काम करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये शायद और हाँ, प्लेट में रखी हुई लीड का जो डिफरेंस है, ये उस रमजान की मीटिंग में क्लियर हुआ हमें, और उन्होंने कहा कि यार इतनी क्वांटिटी में तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि लीड्स हुँ। आएंगी। आप तो हमारे कितना एक्सपेक्ट करते थे जो कन्वर्जन रेट होता था? क्योंकि मेरे ख्याल में टिपिकल तो ऐसे ही है 2-3% ही है। यार यार देखें, सारा गेम जो है ना, वली ने मेंशन किया था कंज्यूमर जर्नी का है, हुँ, राइट। अब कंज्यूमर जर्नी अगर आपने बहुत अच्छी बनाई हुई है, राइट, और आपने ट्रस्ट भी स्टैब्लिश कर लिया है, आपने बहुत सारी चीजें भी दे दी हैं, तो लीड तो कम जनरेट होंगी, लीड कम जनरेट होंगी, लेकिन वो राइट, क्वालिटी लीड होंगी। लेकिन वो क्वालिटी लीड होंगी। अच्छा, अगर आपने बहुत सी चीजें छुपा ली हैं रास्ते के अंदर, आपने कहा ये नहीं बताता, मैं ये नहीं बताता, कोई आए तो सही, जो कि ज्यादातर लोग यही करते हैं कि आ तो जाए फिर मैं कर लूंगा, तो हुँ, फिर बहुत जंक क्रिएट होगा। हुँ, फिर हुँ, इंटेंट पे डिपेंड करता है। गूगल पे लोग क्यों आते हैं, फेसबुक पे लोग क्यों जाते हैं। फेसबुक में वो अपनी फैमिलीज की मेहंदी की तस्वीरें देख रहे हैं, दोस्तों के साथ इंगेज हो रहे हैं, वहां पे आप बीच में आ गए, अरे भाई वो हो क्या जबरदस्त गाड़ी की ऑफर लगी हुई है, उन्होंने कहा अरे यार क्या करें, चलो ये वो आ गई, पिट स्टॉप आ गया है ना, पिट स्टॉप है, चल भर दी, याद भी नहीं रहा कि मैंने भरी है क्योंकि मैं उस इंटेंट से फेसबुक पे आया ही नहीं था, मैं तो अपनी खानदान की मेहंदी की तस्वीरें देखने आया था। गूगल पे सर्च पे लीड जाती है, वो लोग ढूंढ रहे हैं उसको, जब वो हुँ, ढूंढ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका मतलब है वो दिमाग में कुछ चल रहा है उनके, या तो वो रिसर्च कर रहे हैं या वो खरीदना चाहते हैं। तो वो जो ना बायर इंटेंट इंटेंट क्या है, उसका प्लेटफॉर्म क्या है, और हुँ, आपकी ऑफरिंग कैसी है, तो कंज्यूमर जर्नी पूरा का पूरा गेम है। और वो एग्ज़ैक्टली। ऑब्वियसली हमको उसको ऑप्टिमाइज करते करते टाइम लगा था। शुरू में तो हमने वैसी लीड जनरेट की जैसे करते हैं सब आ जाओ, सब आ जाओ, अगर तुम हमारी वेबसाइट हुँ, पर आए हो, हम ये कहते थे कि अगर 10,000 बंदा एक दिन में वेबसाइट पर आया है, 10,000 बंदा, है ना, तो लीड 5 क्यों आई है, लीड 5,000 क्यों नहीं आई। हाँ, तो फिर वो आपकी कस्टमर जर्नी का प्रॉब्लम है ना? तो कस्टमर जर्नी का, या तो वो हाँ, गलत लोग आए थे, पहली हाँ, बात, यानी वो वेबसाइट के लोग ही नहीं थे, आने नहीं चाहिए था उनको, या अगर वो सही लोग आए थे तो फिर तो वो उसमें डिजिटल में बहुत हेल्प की है, उनको समझने में, उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के अंदर। फिर फनलिंग होती है इसके अंदर पूरी, हुँ, इनकी फनल्स बिल्कुल, फनल्स बिल्कुल। फनल्स बनती हैं, वो फनल्स हुँ, फनल्स के अंदर, तो डिजिटल ने हमें बहुत हेल्प की। और फिर वही लूप बैक जब वो वापस हो जाता था, तो फिर हम जब रिपोर्ट्स बनती थी साल की हमारी, तो उसमें फिर हम उनको बताते थे कि यार यू नो इतनी लीड्स आई, इन प्लेटफॉर्म से आई, इतनी लीड ने ये कहा, इतनी लीड ने ये कहा, इतनी लीड्स कन्वर्ट नहीं हुई क्योंकि इस वजह से नहीं हुई, क्योंकि हुँ, उन्होंने कहा कि ये मैं तो खरीदना चाहता हूँ, लेकिन आपकी ऑफर के अंदर ये मसला है, मैं तो ये खरीदना चाहता हूँ। हाँ, तो वो जो लीड जनरेशन था वो सिर्फ एक वो नहीं था कि जी कन्वर्जन होगा, वो ये भी था कि वो कस्टमर फीडबैक है पूरा का पूरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि लोगों ने इंटरेस्ट तो शो कर दिया, लेकिन इंटरेस्ट शो करने के बाद जो डेटा निकला है उसको आप मल्टीपल लेवल के ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
कि जी ये काफ़ी चाहिए। इंटरेस्टिंग है डिस्कशन मोहसिन भाई मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड के अंदर हूँ, क्योंकि मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ सिस्को के, उनकी जो प्रोडक्ट है वो कॉन्टैक्ट सेंटर है। लेकिन कॉन्टैक्ट सेंटर अब वो वॉइस कॉन्टैक्ट सेंटर नहीं रहा, वो भी डिजिटल हो गया ना। उसमें आपकी सोशल मीडिया की इंटीग्रेशन भी है, उसमें एसएमएस भी है, उसमें ईमेल भी है, चैट भी है, फिर अब वो एआई एजेंट्स भी आ गए उसमें कि वो ऑटोमेटिकली आपसे वॉइस पे चैट पे बात करते हैं। तो ये जो आप डिस्कशन मुझे बता रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं यही चीज़ें डिस्कस करता हूँ अपने कस्टमर के साथ। लेकिन अब मैं कर रहा हूँ 2025 में, आप ये बातें कर रहे हैं 2015 में, 2014 में, 2016 में, जबकि वहाँ पे ये चीज़ें कोई किसी को पता भी नहीं होती थी। तो ये आप ऑलरेडी ऑन द एज थे उस वक़्त जब ये आप ये काम कर रहे थे। यार एज का वही सिलसिला ना, मेरा सारा क्रेडिट टेलीकॉम को जाता है। टेलीकॉम में हम 2G में एंटर हुए, फिर 3G आ गया, हाँ। 3G की बातें हो रही थी तो 4G की बाज़ सुनने को मिल रही थी। तो इतनी जल्दी जल्दी पीछे चल रहा था, तो वही मेरी मेंटेलिटी जब मैं इसमें एंटर हुआ हूँ डिजिटल के अंदर, वही मेंटेलिटी मेरी वही थी, यार जल्दी करो आगे बढ़ो, जल्दी करो आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारे पास आ जाएगा। और तभी हमारे जो क्लाइंट्स हैं 10-10 12-12 सालों से चल रहे हैं। क्यों बिल्कुल। चल रहे हैं वो क्लाइंट्स हमारे साथ? वो इसलिए क्योंकि सबसे पहले हम उनको लाके देते थे। हम कहते थे अर्ली बर्ड। ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ऐसा करके देख लेते हैं, ऐसा करके देख लेते हैं। अब वो क्लाइंट्स भी ऐसे होने जरूरी हैं जो इस चीज को जो रिस्क टेकर्स हों। एक्सेप्ट करें कि हाँ यार ये तो भाई ये है ना आपका ऑगमेंटेड रियलिटी, राइट, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, राइट, वो जो हेडसेट्स आते हैं वो सारा सिलसिला। नहीं, हमने माज़दा लॉन्च की थी ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू इन 2012 ओमान के अंदर। अच्छा। फर्स्ट एवर लॉन्च माज़दा का। गाड़ी नहीं खड़ी हुई थी, आपको नजर आ रही थी। फिजिकल गाड़ी नहीं थी लेकिन नजर आ रही थी। लोग जब स्क्रीन के थ्रू देखे तो गाड़ी खड़ी हुई थी। तो वो उस वक्त तो यही था कि बिल्कुल एच पे रहो और ऐसी चीजों को आपने करना है। तो और आई थिंक मार्केटिंग के अंदर डिजिटल का आना ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, क्योंकि इससे पहले कंज्यूमर को इतना करीब से किसी भी ब्रांड ने देखा ही नहीं था। ऑल्दो कि इन्होंने बड़ी अटेम्प्ट्स की, यूनिलीवर, पीएनजी वगैरह, उन्होंने इवन तो घरों में जा के भी रहते हैं, वो इनका तो बेसिकली प्रोसेस। वन साइडेड मार्केटिंग होती थी ना। आप कर रहे हैं मार्केटिंग, आपको नहीं पता कि रिसीविंग एंड पे क्या हो रहा है, आप बस किए जा रहे हैं ब्लाइंडली। डिजिटल ने आके उसको ब्रेक किया ना, उसको चेंज किया, उस पूरे फीडबैक लूप को जनरेट किया, ताकि आपको पता चले रियल टाइम में कि भाई जो मैं मैसेज भेज रहा हूँ वो कहाँ से किस तरह रिसीव हो रहा है, और लोग उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, और लोग क्या चाहते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हो। तो वो चीज़ आपको डिजिटल ने ही प्रोवाइड की है। तो टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, एक तो चीज मैं मैं ऐड करूंगा। हाँ लोग सोच रहे होंगे कि ये एमवीपी से हम स्टार्ट हुए और हम इसकी बात ये कि एमवीपी तो सारा वक्त चलती रहेगी। वो इसलिए चलती रहेगी, जिस तरह अली मेंशन कर चुके हैं, कि वो कंज्यूमर चेंज होता रहेगा, उसकी एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहेगी, उसका दिमाग चेंज होता रहेगा। जैसे चेंज होता रहेगा तो आपकी प्रोडक्ट हमेशा इवॉल्व होती रहेगी। एमवीपी एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसपे के थ्रू आप बेसिक चीजें लेके किक ऑफ करते हैं, ये देखने के लिए कि भाई इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है या नहीं। लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता, वो चलता रहता है। और जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है चीजों की, वैसे वैसे आपको भी अपनी स्पीड बढ़ानी है, आइटरेट करने की, इनोवेट करने की। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200
dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. तो अली भाई मैं आपके पास आता हूँ दोबारा से, हमारे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट रह गया। तो आपने मल्टीपल बिजनेसेस सेटअप किए हैं, ये तो आपने एक अपनी जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसका आपने जर्नी बताई। ये जो आपने एकदम से बिल्कुल शिप चेंज किया है कंस्ट्रक्शन में आके, वहाँ पे आपने ये चीज़ें कैसे अप्लाई की हैं, ये जो एजाइल मेथोडोलॉजी और एमवीपी की सारी चीज़ें? यार इंडस्ट्री और हर फील्ड डिफरेंट होता है। देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू एमवीपी ऑफ। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो दैट इज़ द कंपनी आई स्टार्टेड आफ्टर कोविड कॉल्ड तख्लीक। तो जैसे कोविड कुछ लोगों के लिए तो था प्रॉब्लम थी, लेकिन हमारे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी थी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी। तो इट वाज बोर्न आउट ऑफ एडवर्सिटी। तो आई वाज लुकिंग फॉर टू डू सम वर्क। आपको पता है जो बंदा फिर काम करने वाला होता है वो फारिग नहीं बैठ सकता। तो मैंने सोचा कि यार चलो मैं घर बना लेता हूँ, जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, बिकॉज आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्किंग ऑल माई लाइफ इन आईटी एंड टेलीकॉम। और जब हमने बिजनेस भी खड़ा किया तो वो पहला वो उसी का था जो आईटी का था, और एक माइंड में बैरियर था कि कुछ और नहीं कर सकते, सिर्फ यही कर सकते हैं। लेकिन वो बैरियर फिर क्रॉस हो गया जब कोविड के बाद वो जब घर बनाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जो मैं वोडाफोन में करता रहा था। माई जस्ट बिफोर आई एग्जिटेड यूके से, जब मैंने वो लास्ट अपना जॉब ख़त्म की फ्रॉम 2011 टू 2015 आई वाज अ प्रोजेक्ट मैनेजर विद वोडाफोन। तो इंडस्ट्री डिफरेंट है, बट आपको पता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। और अगर बस टीम अच्छी हो तो देन यू कैन वर्क विद दैट। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई डेवलप्ड अ टीम जो मुझे अच्छी मिल गई, जो मेरा जो तजर्बा रहा घर बनाने का वो अच्छा रहा था। इट वाजंट फॉर सम पीपल इट्स बीन अ नाइटमेयर, लेकिन as you said talked about trust, so if you find trustworthy people around you, इसमें बिजनेस में ना बहुत ज्यादा रोल होता है नेटवर्क का, जिसको बार बार कहते हैं ना नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो अल्हम्दुलिल्लाह the benefit that I enjoy is that I've got a lot of friends that I can trust on and I can rely on and who rely on me as well. So it's a reciprocal relationship. तो उसमें क्या होता है कि वो फिर they watch out for me, I watch out for them. So फिर चीज़ें आसान हो जाती हैं। So I was able to build a good team. Construction is a very difficult field for somebody who are like आप और मैं इंजीनियर्स हैं, तो हमें ये काम बड़ा मुश्किल से लगता है और बड़ा ये लगता है कि यार ये मैनुअल वर्क है तो पता नहीं कैसे होता होगा। और इसमें बहुत सारे वो भी हैं, लोग इसके बारे में बात भी करते हैं, इश्यूज भी हैं और प्रॉब्लम्स भी हैं, करप्शन भी है, सारा कुछ है। तो उसमें से बड़ा आपको ना केयरफुली चलना पड़ता है। लेकिन द बॉटम लाइन इज कि यू इफ़ यू हैव अ गुड टीम। तो मेरा जो एमवीपी था वो मेरा जो मैंने घर बनाया था ना इस्लामाबाद में, एक ऑलमोस्ट इसको कहते हैं 10 मरलास का घर, 3 बेडरूम्स 6 बेडरूम हाउस। तो उससे मेरा एक तरह से ना आई रिमूव दिस बैरियर फ्रॉम माई हेड कि मैं कोई और चीज़ भी कर सकता हूँ, सिवाय आईटी की नहीं कर सकता, आईटी के अलावा भी कुछ और भी किया जा सकता है। So with that in mind, I started तख्लीक, which is in Arabic creation, और उसमें यही था कि हम इसमें कोई और बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। बड़े प्रोजेक्ट में फिर आई स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट ऑफ अ कमर्शियल बिल्डिंग विच इज़ अ 7-story बिल्डिंग, बिल्डिंग इट नियर इस्लामाबाद। तो एमवीपी से हम एक साल के अंदर वो एमवीपी करके मैच्योर करके उसको बेच के हम आगे चले गए। हालांकि वो जो घर पहले बनाया गया था वो बनाया था अपने रहने के लिए, तो उसमें टर्किश टाइल्स लगाई थी, पता नहीं क्या कुछ लगाया था, और अब वो मेरा ऑफिस है। सो आई यूटिलाइज दैट वो, क्योंकि मैंने जिसको बेचा अगेन द पावर ऑफ नेटवर्क, वो मेरा दोस्त है, वो दुबई में होता है। ही वॉज लुकिंग फॉर सम हाउस इन इस्लामाबाद। हमेशा से उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक इस्लामाबाद के सीडीए सेक्टर में, जो कि अच्छा समझा जाता है, वहाँ पे घर बनाए। तो मैंने कहा तू मेरे से ले ले, तो उसने मेरे से ले लिया। इट वाज अ गुड डील फॉर बोथ ऑफ अस। वी सेव्ड ऑन द प्रॉपर्टी एजेंट्स फीस, वी ऑल्सो सेव। वही बात है ना कि आपस में हमारा बड़ा अच्छा हो गया। उसको मैंने बड़ी थ्रो अवे प्राइस पे वो चीज़ दे दी, थ्रो अवे प्राइस पे भी थी, लेकिन मैंने खुद भी उसमें से आई मेड गुड एग्जिट आउट ऑफ दिस, आई मेड गुड प्रॉफिट, बिकॉज आपको पता है लोकेशन मैटर करती है जो ये रियल एस्टेट का फील्ड होता है। तो लोकेशन इज अमेजिंग बिकॉज इट्स 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द एयरपोर्ट, इट्स 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम जीरो पॉइंट इस्लामाबाद G14 सेक्टर। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट वाज अ ग्रोथ फेज। तो ये सेक्टर जब उठा है तो मुझे एक ही साल में को 10 मिलियन प्लस रुपीज का प्रॉफिट हो चुका था। तो जितने मेरा घर कंप्लीट हुआ, आई वाज इन अ वेरी गुड पोजीशन। तो उसके साथ फिर मैंने ना एक बड़ा पंगा लिया, मैंने एक बड़ा परचेज किया प्लॉट, उसी का जो मैंने आपको प्लाजा बताया, उसमें 50 यूनिट्स हैं। 50 इज लाइक 20 शॉप्स हैं, 8 ऑफिसेज हैं, और फिर 24 2 बेड एंड 1 बेड अपार्टमेंट्स हैं। तो अब वो भी मुझे छोटा लगता है। वो जब हम बात करें कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग है, तो अब मेरा बड़ा हमें पंगे करने का बहुत शौक है ना। मैं कहता हूँ यार ये तो छोटा सा प्रोजेक्ट है, तो लाइक कुछ भी नहीं है।
तो वो हम उसमें से वी ग्रो आउट ऑफ दैट एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैलेंज. नाउ वी आर एट द लुक आउट, इट्स अबाउट टू गेट completed within the next 3 months inshallah. Or within that period of time, I am already thinking and visiting locations and seeing कि यार मेरा what is going to be my next project, which I want to do bigger inshallah. अगर अगर अल्लाह करे, अल्लाह ताला हमें वसाइल दे, हमें टाइम दे, हमें एनर्जी दे कि हम वो कर सकें. सो द आइडिया इज दिस के फील्ड्स डिफरेंट हैं लेकिन सेम रूल्स अप्लाई. लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं. जो मेरी एक दोस्त है मेरी, जो मेरी नस्ट की क्लास फेलो थी, एंड हर नेम इज डॉक्टर सारा कुरैशी. उनके साथ मेरे चैनल पे ना एक पॉडकास्ट भी पड़ी हुई है. शी हैज़ क्रिएटेड अ काइंड ऑफ अ, जो आपका होता है ना जेट इंजन, उसकी उन्होंने एक टाइप की है, इन्वेंट की है. शी इज़ एन इन्वेंटर. और यूके से क्रैनफील्ड से उन्होंने मास्टर्स भी किया था, पीएचडी भी की थी. उसके बाद शी केम बैक एंड शी स्टार्टेड हर स्टार्टअप. उनका चैलेंज क्या है कि शी इज़ डूइंग मून शॉट वर्क इन पाकिस्तान. अब मून शॉट वर्क क्या होता है कि आपने इंजन को डेवलप करना है. ये ऐसी चीज़ है जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई 10 साल बाद आना है. ये बिग ह्यूज थिंग्स है. इसमें एमवीपी नहीं बन सकती. इसमें आपने पैसे $1 मिलियन लगाने ही लगाने हैं. जो एमवीपी होती है वो 50-60 लाख की गेम होती है, या चलो यार छोटी गेम होती है ना. मतलब लोग सीड फंडिंग लेते हैं, लोग $100,000 $200,000 लेते हैं, मैक्सिमम $1 मिलियन ले लेते हैं. लेकिन उसका रिजल्ट उन्हें, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, नजर आ रहा होता है कि अगले 2-3 साल में चीज़ मेच्योर होगी, में कुछ मिल जाएगा. तो वो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतने मेच्योर नहीं कि वो 10-10 साल वेट करें. और इस वजह से शी इज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट इन्वेस्टमेंट. उनको पसीराई तो बहुत मिलती है. मैं उन्हें कहता हूँ यार आपको पसीराई बहुत मिलेगी, लोग वाह करेंगे आपके लिए, आपको तमगे भी मिलेंगे. उसको मेरे ख्याल तमगा भी मिला है, वो तमगा पता नहीं कौन सा था, इम्तियाज, तमगा इम्तियाज भी मिला है. लेकिन यू विल नॉट गेट फंडिंग बिकॉज लोग जो है ना वो बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं. मून शॉट इन्वेंशन, या इसे कहते हैं मून शॉट जो होती है ना इनोवेशन, वो अमेरिका में होती है, वो यूएस में ज़्यादा है. इलॉन मस्क टाइप लोग कर रहे होते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली शी इज़ बेस्ड हियर, शी इज़ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रेज फंडिंग. तो कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपने जहाज बिल्ड करना है, एयरलाइन बिल्ड, यू हैव टू गो बिग. तो उसमें तो एमवीपी भूल जाएं आप. यू हैव टू गो बिग, देयर इज नो अपने टू वेज. अपने एनवायरनमेंट चेंज करें. अपना एनवायरनमेंट चेंज करें. एनवायरनमेंट बहुत कुछ डिपेंड करता है ना. हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये चैलेंज पाकिस्तान में रहेगा क्योंकि पाकिस्तान में कैपिटल का एक तो वैसे ही काफ़ी लिमिटेड कैपिटल होता है, रिसोर्सेज कम होती हैं, और जैसे कि आपने बताया कि जो टाइम होराइजन होता है वो काफ़ी शॉर्ट होता है. जो जो कैपिटल खर्च करना भी चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि यार मुझे 2-3 साल में रिटर्न मिल जाए, मैं एग्जिट कर लूँ, फिर मैं मूव ऑन हो जाऊँ. लेकिन अगर जैसे 10+ ईयर्स का होराइजन है, तो उसके लिए तो कैपिटल अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर, जहाँ के ऑलरेडी इतने इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सारी चीज़ें अलग वो इम्पैक्ट कर रही होती हैं एनवायरनमेंट को. तो कोई भी इन्वेस्टर जो है वो 10 साल के लिए अपना कैपिटल फंसाएगा नहीं. तो दैट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन पाकिस्तान. यासीन, ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है. जो ये ओवरऑल इवन जो वर्ल्ड यूएस की एज है ना, यूएस की हम्म. एज, वो एज ही यही है कि वहां पे इतनी एंटरप्रेन्योरशिप और वो अमेरिकन ड्रीम और ये सब चीजें जो काम कर रही हैं, इसीलिए कर रही हैं क्योंकि वो जो बैठे हुए हैं सारे के सारे, वो इतना पैसा लगाने को तैयार हैं ऐसे आइडियाज के ऊपर भी, जिनको पता है कि हम्म. शायद ये कभी भी इनको पैसा बना के वापस नहीं दे पाएंगे. और इसीलिए वो जो उनका जो मॉडल चलता है ना कि मैं अगर $100 लगाऊंगा तो $100 लगाऊंगा, और उसमें से अगर मेरे $5 ने भी काम कर दिया तो वो मेरी वर्थ बिलियंस में हो जाएगी. 95 हम्म. गए. ये तो अमेरिका ने किया है. और किया क्या है, जो हम्म. इनोवेशन की आप बात कर रहे हैं, तो वो यही किया है. और अब मुझे नहीं पता चाइना के अंदर क्या सिलसिला चल रहा है. चाइना के खैर हम्म. अपने ऑब्जेक्टिव में, चाइना लेकिन का तो बाकी खैर जगहों पे स्टेट नहीं ओन है. मॉडल है ना, वहाँ तो स्टेट खुद एज एन यूके में भी नहीं पार्टी मिलेगा होती है. आपको. हाँ, एग्जैक्टली. यूरोप में यूरोप नहीं भी इसी वजह मिलेगा. से स्ट्रगल तो करता है. इतना हाँ. रिस्क इसलिए एवर्स बड़ा है इन चीजों के कंजर्वेटिव है. अंदर कि यूरोप इज वेरी कंजर्वेटिव. वेरी यूरोप डजंट कंजर्वेटिव. स्पेंड मनी ऑन दीस थिंग्स. एआई पे देखें ना, कुछ भी नहीं हुआ हुआ यूरोप में. कुछ भी नहीं है, जबकि वो सिर्फ अमेरिका रेगुलेशन बना रहे हैं. बिलियन डॉलर्स वो लोग खुल के लगा रहे हैं. इलॉन मस्क लदा हाँ. लेके चल पड़ा है, वो सैम ऑल्टमैन लदा चल पड़ा है, जेफ बेजोस लदा लेके चल पड़ा है. एवरीबॉडी इज इन्वेस्टिंग बिग टाइम इन एआई इन यूएस. हम्म. तो यूएस इज अ टोटल डिफरेंट एनिमल. बिल्कुल. तो हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है. बिल्कुल ऐसे ही. और बिल्कुल वो सही. वहां जाके आपको पता चलता है जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और जब सेशंस अटेंड करते हैं, तो जो हम्म. वो जिस लेवल और जिस स्केल की वो बातें कर रहे होते हैं, और जो सूरत हाल है कि वो छोटी सी आइडिया को भी लेके एंटरटेन करने को तैयार है, हम्म. ये और नहीं मिलेगा आपको. बिल्कुल. चलो इसको रैप अप करते हैं. तो अली भाई, आपने लास्ट एपिसोड में कोई शेर नहीं सुनाया था हमें खत्म करते हुए. तो आज की एंडिंग किसी अच्छे शेर पब्लिक पे होनी डिमांड है. चाहिए. अच्छा, ये थोड़ा सा आई एम अ बिट टेकन अबैक बाय दिस सडन रिक्वेस्ट. लेकिन जो जिस तरह हमने बात की ना कि जो
इसको वैसे उर्दू में कहा जाता है कि अंधों के शहर में आईने बेचना, जो अभी मैंने डॉक्टर सारा की एग्जांपल आपको दी है ना, कि जहाँ पे लोग जिस चीज़ की वो कदर नहीं हो रही होती, आप वहीं पे वो चीज़ बेचने की कोशिश कर रहे हो, तो नोबडी इज़ अ बायर। तो वो जो एमवीपी है ना, वो ये चीज़ आपकी फिल्टर आउट करती है कि आपको उसमें से वो निकाल देती है कि यू हैव टू डू हाँ। समथिंग विच इज़ रेलेवेंट टू दैट मार्केट, जिस चीज़ की वहाँ पे डिमांड है। तो बेसिकली तो इसमें शेर मेरे माइंड में बड़ा डिफरेंट सा आ रहा है, बट आई विल जस्ट गो अहेड एंड डू इट। वो जॉन एलिया का शेर है ना कि मैं भी बड़ा अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि मैं खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो अगर आप एक ऐसे स्टार्टअप फाउंडर हैं जो ऐसी जगह बैठे हुए हैं और एमवीपी करके आपने वो लर्निंग्स नहीं ली कि मुझे ये चीज़ यहाँ पे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो यू विल डिस्ट्रॉय योरसेल्फ फाइनेंशियली, बिल्कुल। सोशली। और उसको एक और भी शेर मेरे माइंड में आ रहा है कि फिरते हैं ख्वार मीर, कोई पूछता नहीं, इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई। वो कहते हैं ना कि आइंस्टाइन का ये कॉल है ना आशिकी की कि जगह जो है ना, वो आप स्टार्टअप करने के, स्टार्टअप या हाँ, बिजनेस सेटअप बिल्कुल। वो आइंस्टाइन का कॉल है ना कि डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज़ कीप रिपीटिंग सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। तो वो वही चीज़ है कि आप अगर अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हो और आप वही चीज़ किए जा रहे हैं, तो आप अपने आप को तबाही कर रहे हैं। तो इसी नोट पे इसको ख़त्म करते हैं। अली भाई, मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी इनसाइट शेयर की, बहुत ही नॉलेजफुल रही आज का डिस्कशन हमारा। तो प्लीज़ ऑडियंस में से जो लोग देख रहे हैं, अपने कमेंट्स में डाल के हमसे पूछिए, क्वेश्चन कीजिए और बताइए कि हम और कुछ क्या इस पे डिस्कस कर सकते हैं। अगर हमसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो प्लीज़ हमें पॉइंट आउट कीजिए, हम उसको जो है रिफाइन करेंगे अगली एपिसोड में। तो विदाउट फर्दर ड्यू, हम इनसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा इसी टाइम में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच मोहसिन भाई, अली भाई, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।